So in this part 4 of unemployment, we are going to discuss what are the solutions to reduce unemployment in India, and what are the policy recommendations, and what are the efforts taken by government to reduce unemployment in past. तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट में। तो सबसे पहली बात है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बैकग्राउंड पहले तो एक देखा अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अप्रोच क्या है, टाइप 7 टाइप देखा। फिर एक काउस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट होने का, ये हम लोगों ने किया। फिर इसके बाद इंडिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया अच्छे तरीके से कि हाँ, इंडिया के अंदर इतने लोग जो है वो 60 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो लेबर फोर्स के अंदर है। ठीक है, कितनी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये देखा हम लोग 86% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कितने को, सिर्फ 8% को प्रोवाइड की जाती है। बाकी जितने 92% लोग हैं वो क्या इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है। ठीक है, कैजुअल वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा। तो ये सब बिल्कुल डाटा के साथ, फिर जीडीपी के अंदर क्या आपका एवरेज कितना रहा है ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट का, तो अप्रॉक्स 2% जो है वो जीडीपी ग्रोथ किया है 1970 से 2010 तक अप्रॉक्स, जो कि डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है। पहले 2.5% के अप्रॉक्स था, फिर 2.2 फिर 1.45, फिर अभी लास्ट वाले में तो 0.0 समथिंग। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते रही है। तो इम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू हम देख चुके हैं कि लगातार जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर था। फिर हम लोगों ने देखा कि सेक्टर वाइज हम लोगों ने पढ़ाई किया कि कैसे इम्प्लॉयमेंट के अंदर कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो पहले जो था वो 75% के अराउंड जो है वो कंट्रीब्यूशन आपका था प्राइमरी सेक्टर का, वो अब घट करके 53% हो गया। ठीक है, पहले जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर वो 40% के अप्रॉक्स था, जीडीपी के अंदर 40% का, अब वो 15% आ गया। तो ये कल हम लोगों ने वैसे ही इंडस्ट्री सेक्टर का हम लोगों ने देखा, सर्विसेज सेक्टर का हम लोगों ने देखा, क्या रीजन था। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज्यादा है देन अदर। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम, सर्विसेज के अंदर इंक्रीज हुई थी लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, अब डिक्रीजिंग रेट पे। फिर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट ये देखें कि फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण हमारे कंट्री की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ इकोनॉमी के ऊपर। तो देखा कि हमारा इकोनॉमी 8% के अप्रॉक्स ग्रो कर रहा था, वो 6.5% हो गया फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। 9% से 6.5%, फिर लेकिन ये फिर एक साल के अंदर तुरंत ये 8% पे हो गया। तो हमारा इकोनॉमी ज्यादा शॉक के अंदर नहीं रहा। शॉक और एब्जॉर्ब क्यों हुआ? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो इंटरनेशनली ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, है ना। बैंक हमारा जो था वो ज्यादा इंटरनेशनली लिंकेज नहीं था बैंक का। सेकेंड रीजन इज गवर्नमेंट जो है उस टाइम पॉलिसीज अच्छी अच्छी लाइक मनरेगा, लाइक फर्टिलाइजर को लेकर के सब्सिडी, और भी तरीके के सब्सिडी एम्प्लॉयमेंट को रिलेटेड वो लाए। थर्ड वन, आईटी बीपीओ सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा बाउंस बैक किया, उसका जो है वो 9% के अप्रॉक्स उसका ग्रोथ रेट था। ठीक है, क्यों आपका इफेक्ट क्या हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस से? तो जेम एंड ज्वेलरी जो है सबसे वर्स्ट इफेक्ट था, वो जेम एंड ज्वेलरी के ऊपर था। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जो है एक्सपोर्ट सेक्टर ओरिएंटेड वो कम हुआ। तो दिस आर द रीजन फॉर द फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, फिर 2010 के बाद जो है वो इकोनॉमी के अंदर डेब्ट का बर्डन इंक्रीज होते रहा, इन्फ्लेशन महंगाई थी। आप सोच सकते हो 2014 में जब मोदी जी का फर्स्ट टर्म था तो उससे पहले इशू क्या था? महंगाई का था। ठीक है, लोन का था, कि डेब्ट क्राइसिस, बैंकिंग डेब्ट क्राइसिस के अंदर था। ठीक है, एनपीए का प्रॉब्लम था। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम था। तो ये सारे प्रॉब्लम तो 12-13 के टाइम तो आपका फिर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा उतना ग्रोथ नहीं, फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हुई। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का स्ट्रक्चर देखा। वुमेन की बात करते हैं, तो वुमेन जो है वो ज्यादातर जो वुमेन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है।
ठीक है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मात्र 4% वुमेन जो है वो एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। बट इधर आने वाले टाइम में प्रवेश अभी के टाइम में, रिसेंट टाइम में देखा जा रहा है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है एज कंपेरिजन टू मेन। वुमेन का जो ग्रोथ है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, तो अ, हम सबसे पहला देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं इकोनॉमी के अंदर जो हुआ, उससे देखते हैं पहला चीज कि क्या हुआ इकोनॉमी के अंदर। तो 2001 to 4, क्योंकि 1998 के अंदर हमारा स्लो डाउन इकोनॉमी के अंदर आना स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने बताया था सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म आया, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो 2001 से 4 के बीच में ग्रोथ मॉडरेट रहा, ज्यादा नहीं रहा। फिर 3 से लेके 7 तक गोल्डन पीरियड रहा, इस टाइम पे मॉडरेट था, 6% के आसपास ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना परसेंट ग्रो, 0.4%। 2001 और 4 में एम्प्लॉयमेंट जो है वो 0.4% ग्रो किया। फिर 4 से लेकर के 9 तक जो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो 6%। कितना, 6%। अब यही देखेंगे कि क्या रीजन था, व्हाट आर द रीजन कि 6% एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट था। तो से रीजन ये है कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। ठीक है, साथ ही साथ जो कंपनी है वो डिमांड किस चीज की कर रहे थे, अब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की। ठीक है, कंपनी जो है वो रेगुलर वर्कर की जगह वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर चाह रहे हैं। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो। उनको कॉस्ट बहुत ही कम पड़ रहा था, कम पड़ रहा था किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को हायर करने में। वो क्या होता है, कॉस्ट देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो है उसकी कॉस्ट बहुत ही चीप होती है एज कंपेरिजन टू द रेगुलर वर्कर, दैट इज 20%। मतलब 20%, 100 रुपए अगर रेगुलर वर्कर को एक दिन में मिलती है तो कॉन्ट्रैक्चुअल 20 रुपए में वो काम कर देगा। तो दे डिमांड फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर। इकोनॉमी के अंदर लेबर की कमी तो नहीं थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की परसेंटेज इंक्रीज हुई। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर कम वेज क्या ये चार्ज करते हैं, कम। अगर वेज चार्ज कम कर रहे हैं तो चीप रेट उनको बनाने में चीप पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, लेबर कॉस्ट कम है, जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिट ज्यादा होगी और वो ज्यादा फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, ज्यादा वो एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि वो गुड अब चीपर हो गई है। दैट्स वाई इकोनॉमी जो है इस टाइम अच्छा ग्रोथ भी कर रहा था, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का भी ग्रोथ था। बट ये एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ किस में था, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अ, अ, जो आपका हायर करने का कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का है वो कितना है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स वाज अराउंड 10%, 20%, 31%। ठीक है, तो टोटल जो वर्कफोर्स है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन 10% से 20% से 30% ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट क्योंकि ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, फिर से वो मशीन कर देगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या था उस टाइम पे, ज्यादा था। ठीक है, नेट वैल्यू एडिशन की अगर बात करते हैं, वैल्यू एडिशन का मतलब टोटल ऑल अराउंड लाइक सभी चीज को लेकर के। ठीक है, उसके कारण जो दूसरा लाइक कोई कंपनी कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है तो उस कारण कोई दूसरा चीज का भी इंगेजमेंट आ जाना। लाइक अगर बात करते कोई डिलीवरी एजेंट है, किसी ने कोई प्रोड्यूस किया, अब उसे डिलीवर करना है तो किसको डिलीवर एजेंट आ रहा है, तो दैट इज नेट वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो नेट वैल्यू एडिशन भी इंक्रीज हुआ क्योंकि अब चीपर रेट पे था, लोग डिमांड ज्यादा, तो नेट वैल्यू एडिशन भी ज्यादा। कैपिटल फॉर्मेशन क्योंकि कंपनी क्या करती है, वो सेव ज्यादा करती है। जो जो बड़े लोग होंगे जिनके पास इतना पैसा रहेगा वो उनका सेविंग का ज्यादा, ये देखा गया कि सेव ज्यादा करते, सेव ज्यादा करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो ये पहला रीजन है कि एम्प्लॉयमेंट। ये स्टोरी से हमें समझ में क्या आता है कि 2001 में क्या था कि हमारा लेबर जो था ना वो रिजिड था। क्या था, रिजिड। रिजिड इन द फॉर्म कि कैजुअल वर्कर ज्यादा हायर्ड नहीं था, ज्यादातर जो थे वो रेगुलर वर्कर जिनको वेज ज्यादा दिया जाता। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये रिजिड जो मार्केट है ये फ्लेक्सिबल बना। फ्लेक्सिबल का मतलब सप्लाई ज्यादा है वर्कर का, देन डिमांड, तो वेज डिक्रीज हुई, गेटिंग, और वेज डिक्रीज होने के कारण प्रॉफिट इंक्रीज हुई, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, गेटिंग। तो यहाँ पर जो था वो मार्केट फ्लेक्सिबल था, यहाँ पर मार्केट इस टाइम पे क्या था, रिजिड। ठीक है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण भी, पॉलिसीज में भी थोड़ा सा ढीलापन करने के कारण ये चीजें आई। तो हमें ये पता पहला चलता है कि मार्केट को फ्लेक्सिबल करके हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक फैक्टर रहेगा, डेट इज नेगेटिव फैक्टर। क्योंकि क्वालिटी आपका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, कि जो रेगुलर वर्कर है वो अब कंपनी को डिमांड कर रही है फ्लेक्सिबल के लिए, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट गेट इंक्रीजेस बट क्वालिटी नॉट। ठीक है, क्योंकि कैजुअल वर्कर का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो पहला रीजन आपका यही है कि लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, की लेबर मार्केट इन इंडिया पहले जो था वो वाइडली रिजिड था। ठीक है, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन ये सब, बट बट ओवर टाइम हमारा क्या हुआ कि ये रिजिडिटी कम हुआ, और हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के अंदर क्या क्या है जो हिंडर करता है एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज कर रही है कंपनियां, दैट्स वाई जो डिमांड है लेबर का वो अब कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मेन फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो ये सारे फैक्टर्स के कारण इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम है, साथ में रिजिड मार्केट। वही अगर फ्लेक्सिबल होता तो एम्प्लॉयमेंट की देख सकते हैं ग्रोथ ज्यादा है। तो पहला, फिर दूसरा जो है वो है रोल ऑफ अ स्टेट। व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्टेट? तो स्टेट का रोल ये होना चाहिए कि जो इंडिया जो इकोनॉमी है उसका इंडस्ट्रियल बेस को इंक्रीज किया जाए। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो जो सबसे ज्यादा है वो कौन से सेक्टर की है, इंडस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, मतलब अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये ज्यादा चांस है लोगों को जॉब लगने, एम्प्लॉयमेंट मिलने। तो इसलिए इंडस्ट्रियल बेस को इंक्रीज करो। और ये कौन काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर तो है ही, साथ साथ किसका सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, कि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रियल बेस के लिए फंड एलोकेट करे। साथ ही साथ ऐसा फील्ड बनाए जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी आकर के इन्वेस्ट करे, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आकर के करे। तो ये चीज यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो कलेकी के द्वारा, कलेकी एक आपका इकोनॉमिस्ट थे, तो उनके द्वारा तीन एलिमेंट बताया गया है, स्ट्रैटेजी बताया गया है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तीन है स्ट्रैटेजी। पहला तो है कि जो लो लो इनकम, जो गरीब लोग हैं उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, पहला नहीं। ठीक है, कि उनको रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ द लो इनकम ग्रुप। सेकेंड वन इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट, लाइक रेलवे, लाइक रोड, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, तो पब्लिक इन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर। थर्ड, दैट इज प्रोविजनल ऑफ इंसेंटिव टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक में सरकार तो करें सपोर्ट, साथ ही साथ प्राइवेट में भी सपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज। फिर उसके बाद का क्या कहा गया, ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर जनरेटिंग डिसेंट फुल एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी बेस्ड फुल्ली ऑन मेनली ऑन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही छोड़ देना कि ग्रोथ हमारा जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा वो प्राइवेट सेक्टर है, कितना जॉब देगा नहीं देगा वो उसका काम है। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, दिस इज नॉट अ गुड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अच्छा स्ट्रेटेजी ये है कि स्टेट का भी वहां पर ग्रोथ स्ट्रेटेजी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कि कैसे सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है इकोनॉमी के अंदर। गेटिंग, तो दिस आर द रोल ऑफ द स्टेट, कि सरकार को इंडस्ट्रियल बेस इंक्रीज करना चाहिए। कलेकी ने कहा कि इनकम दो, गरीब लोगों को पैसे दो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसे एलोकेट करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए फील्ड क्रिएट करो। सर प्राइवेट के लिए छोड़ नहीं सकते हैं हम, स्टेट का भी यहाँ पर होना चाहिए, उनका भी काम है। लाइक लाइक एग्जांपल, जैसे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ कंट्रीब्यूट मोर टू द पॉवर्टी रिडक्शन दैन द ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग।
मीन्स ज्यादातर लोग कहाँ है हमारे, एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर के अंदर अगर ग्रोथ इंक्रीज होता है तो गरीब जो है उनकी जो है प्रोपोर्शन वो कम होगी, क्योंकि ज्यादातर गरीब का है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया है, और ये एग्रीकल्चर ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पर कम होगा, क्योंकि उसको बेनिफिट रेगुलेशन बहुत ज्यादा है ना। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रिजिडिटी है ना। मार्केट फेल्यूर है यहाँ पर। दैट्स वाई गवर्नमेंट का काम है कि लैंड रिफॉर्म जैसे ला करके रीडिस्ट्रीब्यूट करना लैंड को लोगों के बीच में, ताकि अ, वो इनकम अर्न कर सके, उनका अपना जमीन हो। ठीक है, या फिर अच्छा सा टेनेंसी रिफॉर्म ला करके, जिससे कोई मालिक है और लेबर है इसके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई अगर लैंड ले रखा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अ, वो खत्म नहीं हो। जो मजबूत है वो ऐसा नहीं करे कि एक बार पैसा ले फिर कहेगी जाइए ये मेरा जमीन है, इसके ऊपर कुछ नहीं हम करने देंगे। तो ये सारे रिफॉर्म जो है इसे कहते हैं टीनेंसी रिफॉर्म। तो ये सारे रिफॉर्म ला करके सरकार जो है हेल्प कर सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ करने में। ठीक, तो ये रोल हुआ स्टेट। फिर है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। तो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सिंपल सोशल सेक्टर का मतलब है कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज आल्सो नोन एज एजुकेशन एंड हेल्थ को आप अच्छा बनाइए। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ को प्रमोट करिए, जो पुअर है वनरेबल है उन्हें सही करें, क्योंकि वो फ्यूचर वो वही हमारे फ्रूट्स है फ्यूचर के लिए। तो दैट्स वाई ये सारे में पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करिए, फंड जो है वो एलोकेट करें। पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, कितना कहा गया था, 6% कहा गया था कि एजुकेशन के अंदर होना चाहिए 1967 के अंदर। ठीक है, थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर था। बट अभी कितना है, 3%, जो कि 2.5 के अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज रहा। ठीक है, और टोटल अगर मिला देते हैं तो 5-6% के आसपास है। हेल्थ के ऊपर 1.5% का एलोकेशन है जीडीपी का। तो फंड का कमी है यहाँ पर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का कमी है। सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले कि जो गरीब है वही जो है वो आने वाले टाइम के लिए भविष्य के लिए पुष्ट है। तो इसलिए वो फूड को अच्छे तरीके से उपजाना चाहिए, ताकि हमारा इकोनॉमी आने वाले टाइम में, क्योंकि जितना ज्यादा ग्लोबलाइज होंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट गरीब के ऊपर पड़ेगा। अमीर अमीर और होता जाएगा, गरीब गरीब और। तो स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसे क्या करे, स्ट्रेंथ करे। ठीक है, तो ये चीज। ठीक है, तो ये आपका रहा ह्यूमन कैपिटल इन्वायरमेंट एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर फोकस। नेक्स्ट वन योर लेबर मार्केट रिफॉर्म। लेबर मार्केट रिफॉर्म का मतलब है हम क्या जानते हैं कि अभी के इकोनॉमी के अंदर कैजुअल वर्कर, इनफॉर्मल वर्कर जो है वो इकोनॉमी के अंदर लगभग 86% है ना। और अगर बात करते हैं कि सोशल सर्विसेज जो मिलते हैं वो सिर्फ 8% वर्कर को मिलते हैं, कितनी, 8% वर्कर। ठीक है, तो रेगुलर वेज नहीं मिल रही है, कैजुअल लेबर ज्यादा है आपका, आ, आ, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेबर ज्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नाम का नहीं हो कि हाँ उसे जॉब मिल रही है, उसके पास अच्छा जॉब भी होना चाहिए। कुछ मिनिमम वेज सरकार को लाना चाहिए कि इतना मिनिमम वेज इसके ऊपर ही होना चाहिए। लाइक पोवर्टी लाइन अगर बात करते हैं कि पोवर्टी लाइन आपका 2000 रुपीज है मंथ के अंदर, अगर 2000 रुपीज है तो मिनिमम वेज होना चाहिए कि एक महीने में 2000 से कम तो ज्यादा ही देना है, आप कि कहीं भी आप काम करें 2000 से कम आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इस तरीके की लाना चाहिए रिफॉर्म। ठीक है, ताकि अ, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका प्रोपोर्शन इकोनॉमी के अंदर कम हो, जो लेबर का इंटरेस्ट है वो क्या हो, सेफ गार्ड करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबल मार्केट का बना देना, सप्लाई ज्यादा है, वेज कम है, बट वॉर्स कौन है, किसको ये सब झेलना पड़ रहा है, लेबर को। लेबर के पास इतना शक्ति नहीं है कि वो सरकार के साथ जाकर के बार्गेन कर सकता है। ठीक है, उसके पास उतना पावर नहीं है, ना तो उतना एजुकेशन है, ना उसका उतना स्किल है।
तो वो चल लेता है कि चलो काम चलाओ, ठीक है। बट जैसे ये गवर्नमेंट का है कि उनको ध्यान रखना है कि नहीं, वो काम भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयड भी है, लेकिन वो गरीब है। ऐसा क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का ये काम है कि उनको वेल एवं पॉवर्टी लाइन उनको वेज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया के अंदर जो है वो लेबर तो है, बट स्किल्ड क्या है? कम। जो कि लेबर, जो कि आज के जमाने में एक्सक्लूड करता है बहुत सारे लेबर को लेबर फोर्स में या एम्प्लॉयड होने में, ठीक है, क्योंकि स्किल कम है, ट्रेनिंग कम है। इसलिए सरकार को यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ठीक है, कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाना चाहिए ताकि लोग ट्रेनिंग हो, एजुकेटेड हो, और जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उनको चला सके, यूज कर सके, गेटिंग। तो वो अप टू डेटेड रहे। जैसे फोन को आप अप टू डेट करते हैं, वैसे लेबर को भी अप टू डेट जमाने के साथ, टाइम के साथ साथ होना जरूरी है। तो सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंक्रीज करें, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ, स्किल इंपॉर्टेंट है, बट इसको लेकर के कोई भी मेजर रिफॉर्म, मेजर स्कीम जो है वो नहीं लाया गया है, ठीक है। मेजर स्कीम नहीं लाया गया, इस बार भी नहीं लाया गया। हाँ, इस बार भी 3.0 एक स्कीम है, वो 3.0 लाया गया है, लेकिन अगर आप बजट के अंदर देखेंगे तो बहुत ही कम, कुछ नहीं। हाँ, उसमें बात किया गया कि 50 लाख लोगों को क्या करेंगे, स्कील करेंगे। 50 लाख लोगों को स्कील करेंगे, ठीक है। बट अभी तक वो 10 साल से स्कीम चलते आया है, और अभी तक वो 20-25 लाख लोग को ही स्कील को कर पाए, ठीक है। मात्र 10 साल के अंदर 20-25 लाख लोग, तो ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे पास लेबर फोर्स कितना है? लगभग 63 करोड़ है, और उसमें अगर 1 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों को आप स्किल कर रहे हैं 10 सालों के अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है कि सरकार जो है यहाँ पर अभी लैग है। साथ ही साथ ये आप बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है कि अ वेल प्लान्ड सपोर्टिव सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर, covering market, credit, training, and upgradation of the technology. It also desirable to provide a proper blend of education and training to the worker in the informal sector, and to develop an effective safety net mechanism for enhancing their productivity and ensuring their inclusion in the process of globalization led growth, ठीक है। तो क्या इतना ही इतना लिखा है कि जो सरकार को है इस एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए वेल सपोर्ट पॉलिसीज लाना चाहिए, लाइक क्रेडिट को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, टेक्नोलॉजी या अपग्रेडेशन को लेकर के, साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ दोनों को ब्लेंड, ठीक है, साथ साथ प्रॉपर ब्लेंड तरीके से दोनों चलाने के बाद वर्कर जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, वो जो है एक सेफ्टी मैकेनिज्म डेवलप होगा, उनका वेज बढ़ेगा, उनका सेफ्टी बढ़ेगा, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जिससे इस ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में जो ओपन इकोनॉमी इसके अंदर वो सहयोग कर सकेंगे, इंक्लूसिव हो सकेगा, गरीब का भी कंट्रीब्यूशन होगा ग्लोबलाइजेशन में, गेटिंग। नेक्स्ट वन जो स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोटेक्शन। हम अभी क्या पढ़े कि सोशल प्रोटेक्शन कितना था? 8%। कितना था? 8%। यहाँ पे 10% लिखा है, कोई बात नहीं है, आपको एग्जैक्ट फिगर, आपको अप्रॉक्स वाली चीज याद है, सिर्फ 8%, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने तो एक्सेप्ट किया है कि हाँ, जो ये है सोशल से प्रोटेक्शन वो इम्पोर्टेंट है, हेल्थ पेंशन इम्पोर्टेंट है, और इसको लेकर के कुछ कुछ प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, बट उतना भी ज्यादा कारगर नहीं, क्योंकि अभी भी कितना, 8 से 10% है, ठीक है। तो उतना भी ज्यादा कारगर नहीं है। एक केरला का स्टोरी है कि कैसे सोशल प्रोटेक्शन केरला के अंदर इंक्रीज हुआ। हाँ, तो केरला और तमिलनाडु नॉर्दर्न स्टेट, पहले भी हम पढ़ चुके, पॉपुलेशन के अंदर 2 डिकेट आगे हैं नॉर्दर्न स्टेट से। तो वहां पर क्या था कि लोग जो थे ज्यादा अवेयर थे, ठीक है, कि सरकार भी थी वो ज्यादा अवेयर थी, लोग भी थे वो ज्यादा अवेयर थे, वुमेन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, प्रोडक्टिविटी हाई था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल लेबर कम। दैट्स वाई आपका सोशल प्रोटेक्शन क्या हुआ, धीरे वहां पे इंक्रीज, ठीक है।
वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव मिनिमम वेज स्कीम लाया गया, ठीक है। यूनियनाइजेशन, ग्रेटर अवेयरनेस, साथ ही साथ वहां पर यूनियन, लेबर यूनियन था, तो वो बार्गेन करने की क्षमता उनका ज्यादा होता है लेबर यूनियन की, तो इस कारण वहां पर सोशल प्रोटेक्शन ज्यादा था, ठीक है। सोशल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? डेफिनेशन की बात है, दैट इज मिनिमम वेज एंड इनकम, बेसिक कंडीशन ऑफ वर्क, कवरेज ऑफ मेडिकल, ओल्ड एज सिक्योरिटी लाइक पेंशन, ठीक है। तो ये चार चीजें होनी चाहिए कि अच्छा वेज, वर्क काम करने के लिए अच्छा कंडीशन, अच्छा इन्वायरमेंट, मेडिकल कंडीशन एंड पेंशन फॉर ओल्ड एज। तो ये चार कंडीशन ओल्ड एज, और केरला के अंदर जो है वो कितना 80% जो है वो वर्कफोर्स वो क्या है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आते हैं, 80%। और पूरे देश के अंदर कितना है हमारा? 8-10%, ठीक है। तो केरला का तो ये है क्योंकि लोग वहां पर ज्यादा अवेयर थे, सरकार भी थी ज्यादा अवेयर, लोग ज्यादा अवेयर तो सरकार ज्यादा अवेयर, वही काम हो गई, वही चीज हुआ। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुअर, कि जो गरीब है जब तक वो अपनी वॉइस को राइज नहीं करे, जब तक वो उनका मुद्दा जो है वो रोजगार, उनका मुद्दा हेल्थ, उनका मुद्दा एजुकेशन नहीं बनेगा, तब तक कोई भी सरकार उनका साथ नहीं दे, ठीक है। इसलिए गरीब का कंट्रीब्यूशन जो है, कलेक्टिव वॉइस जो है वो राइज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सोशल एक्सक्लूजन जो एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है, इसके लिए फिर सही पॉलिसी सरकार लाएगी, ठीक है, तब जाकर के उनका कुछ कल्याण हो सकता है। वरना पॉलिसी लाएगी दिखावे के लिए, इलेक्शन से पहले लाएगी, इलेक्शन के बाद खत्म। इसलिए वो अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुअर होना जरूरी है, इसके लिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए लाएगी, एमबीओ, मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके अंदर वो वॉइस राइज करने के लिए पुअर के लिए यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो लास्ट हमारा जो आता है, लास्ट हमारा कंक्लूजन क्या है, दैट इज रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर यूनियन दस नीड टू बी डाइवर्टेड टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब जो पैसे ज्यादा दिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि 20% दिया जा रहा है वेज, किसका? दैट इज जो रेगुलर वर्कर हैं उसका मात्र 20% वेज मिलता है कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर, तो क्योंकि बहुत कम है ना, बहुत कम है, लाइक कहीं कहीं तो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। तो इसलिए जो रेगुलर वर्कर का वेज है, इससे डाइवर्ट रिसोर्स को इधर करना चाहिए, 20% से इसको 40% बनाइए, 40-50%, ठीक है। तो ये चीज बट यहाँ पर डेंजर भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ये खतरा भी है, जो जितना जिनके पास जितना पैसा है उनके पास उतना ही वोटिंग पावर भी है, लोगों का इन्फ्लुएंस करने का क्षमता भी है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका इफेक्ट है इकोनॉमी के अंदर। बट सरकार को ट्रेड यूनियन को भी इंकरेज करना चाहिए, ठीक है, उसको भी राइज करना चाहिए, क्योंकि उससे बार्गेनिंग पावर लोगों का इंक्रीज होता है, वर्कर का बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगा, तब वो फर्म जो है वो जा करके उन्हें ज्यादा वेज देगी। कैजुअल वर्कर को कभी नहीं देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल वर्कर जो काम करेंगे तो उनको उनको वेज क्यों ज्यादा देगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस आर द दिस आर द सॉल्यूशन दैट आर, जिसके थ्रू हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। फिर से पहला सॉल्यूशन, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल 2001 के टाइम और 2005 से 9 के टाइम, ठीक है, वहां पे देना है। एक के टाइम, 1 से 4 के टाइम पे क्या था, लेबर जो था वो रिजिड था, दैट्स वाई एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट 1% से भी कम था। 4 से 9 के टाइम पे लेबर जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल, कैजुअल वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा थे, उनकी प्रोपोर्शन इंक्रीज हुई, दैट्स वाई जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट के जब ग्रोथ रेट है वो 6% हो, ठीक है। इसलिए लेबर जो है रिजिडिटी को कम करिए, जिससे जो है एम्प्लॉयड मिलेगा। हाँ क्वालिटी, बट प्रॉब्लम क्या है, कांस्टेंट क्या है, क्वालिटी की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, ठीक है। हम लेबर तो बढ़ा देंगे बट क्वालिटी नहीं बढ़ा पाएंगे। सेकेंड वन इज बट कि गवर्नमेंट जो स्टेट का जो रोल है वो इंक्रीज होना चाहिए, है ना। स्टेट का रोल
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका सरकार का ये जो कलेकी के द्वारा कहा गया है, इकोनॉमिस्ट कलेकी के द्वारा, कि पहला जो है वो आपको गरीब को पैसे देने हैं, दूसरा जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना है, तीसरा जो है आपको क्या करना है, प्राइवेट को इंसेंटिव देना है। ठीक है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ नहीं सकते इकोनॉमी को, हमें इन्वेस्टमेंट स्टेट को भी करना पड़ेगा, तब जा करके हो। ठीक है, फिर हमारा आता है कि लेबर मार्केट रिफॉर्म आपको लाना पड़ेगा, लाइक मिनिमम वेज जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सरकार को अच्छे तरीके से लानी चाहिए, सिर्फ सीखना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। ठीक है, फिर पुअर को जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे उनका वॉइस राइज हो, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो दिस आर द पॉइंट जो कि आपका सॉल्यूशन है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज आया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी। वेट अ सेकंड। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की अगर बात करते हैं, ओके, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको तीन चार पॉलिसीज याद रखनी है, मैं वो बता देता हूँ। मैं ग्रुप के ऊपर वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, मनरेगा, मनरेगा, एमजी, नरेगा। तो ये जो स्कीम है वो 2005-6 के टाइम पे आया था, और इसके अंदर कितना, एक ईयर्स के अंदर मिनिमम जो है वो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देना है। कोई भी कर सकता है, जो लेबर फोर्स है वो 100 डेज उसको रोजगार सरकार को देना इसका काम है। ठीक है, तो ये एमजी नरेगा के अंदर कहा गया। साथ ही साथ आईआरडीपी, आईआरडीपी, ठीक है, रूरल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, रोजगार योजना, ये स्कीम लाया गया। फिर आपका स्कीम और भी लाई गई रूरल सेक्टर के लिए, और भी स्कीम जवाहर करके है। तो और भी स्कीम लाया गई। तो ये सारे अब भी जो है वो कौन सा, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत अभी के टाइम पे 2018, 17-18 के अंदर ये आपका स्कीम है, 17-18 के अंदर। तो आत्मनिर्भर भारत अभी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो ये आपको 5-6 स्कीम याद रखनी है, दो दो लाइन याद रखनी है क्या है, और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये मैं आपको लिख दूंगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है, इसका पीडीएफ। एनी डाउट, एनीवन, एनीवन, एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट। एकदम फ्रेंड्स, तो ये आपका था अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको डाटा 5-10, 10 आपको डाटा आपको लिख लेनी है। ठीक है, और बेसिक आपको काउज आपको याद कर लेना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है 5 आपको याद कर लेनी है, सॉल्यूशन क्या है वो आपको देख लेना है। ठीक है, दिमाग में आप रट नहीं सकते, आप फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन का हमें आंसर देना। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको पोस्ट करूंगा आपके ग्रुप के क्लासरूम के ऊपर। आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आपके पास टाइम होगा 1-2 दिनों का, आप उसे खुद से देखना, लेक्चर्स के बाद फ्रेम करने का, इंट्रोडक्शन कैसे, बॉडी कैसे, कंक्लूजन कैसे, ट्राई करना लिखने का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा मैं आपको दूंगा। ओके, गॉट इट। ओके, साथ ही साथ आज तो 23 हो गया, कल नहीं परसों सुबह से आपका सीयूईटी के लिए क्लासेस बिगिन हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी नहीं लिए है वो जल्दी से रजिस्टर्ड कर लो।
क्योंकि बाद में जा करके लेंगे तो आप ही के लिए फिर प्रॉब्लम होगा, क्लासेस लीव हो चुकी होगी, बहुत सारी चीजें जा चुकी होगी, तो स्टार्टिंग से आप बिगिन से आप रहे तो दैट इज बेटर।